देख भाई मंगत राम, 1.5 साल से तूने मेरा बकाया सूद नहीं भरा है, इसलिए अब मुझे कानूनन हक है कि तेरी जमीन पर कब्जा कर लूं। बोल तू क्या कहता है? हुजूर, आप तो देख ही रहे हैं कि पिछले साल बारिश कितनी कम हुई थी और इस साल भी सावन का पूरा महीना गुजर गया मालिक, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। दया करे माई बाप, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं मालिक। ऐसे में अब ये जमीन का ही सहारा है। सोचा है बटाईदारों को जमीन मोल देकर उसी से खाने का इंतजाम करूं। ये जमीन मत छीनिए मालिक, आप ही भगवान हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर ऐसे ही सबकी जमीन छोड़ता रहा तो मेरे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मंगत राम वहां से निराश होकर लौट आया। आज उसकी बाप दादा की जमीन उससे छीन गई थी। चारों ओर हताशा थी। इसी हताशा में वो चला जा रहा था कि तभी उसे किसी ने पीछे से आवाज दी। मंगत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दोस्त माधव खड़ा था। अरे कब से आवाज दिए जा रहा हूं, तू है कि सुनता ही नहीं है? क्या कहा महाजन ने? उसने और वक्त देने से इनकार कर दिया और मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। और उस मुकदमे का क्या हुआ जो तुम्हारे और तुम्हारी चचेरी बुआ के बीच चल रहा था? कमबख्त लाखों की जमीन तो तुम्हारी होती, उस पर बुढ़िया कुंडली मारे बैठी है। मंगत और उसकी चचेरी बुआ के बीच कई सालों से उनकी पुश्तैनी जमीन जिसकी कीमत लाखों में थी, उसी को लेकर मुकदमा चल रहा था। इस जमीन को बचाने के लिए मंगत ने सारा जोर लगा दिया था, मगर बुआ भी काफी चालाक थी। उसने वकीलों को पैसे खिलाकर बेईमानी से ये मुकदमा जीत लिया था और सारी जमीन हथिया ली थी। क्या बताऊं भैया, उधर बुआ ने बेईमानी से मेरी पुश्तैनी जमीन हथिया ली। अभी अगर वो जमीन होती तो क्या मुझे इन छोटे मोटे साहूकारों की जी हजूरी करनी पड़ती। एक समय था जब इस गांव में हमारे खानदान की चलती थी, मगर आज देख लो, जो थोड़ी सी जमीन, जो खेती लायक जमीन मेरे पास बची थी, वो भी साहूकार के कब्जे में चली गई। कहाँ जाऊं, क्या करूं? भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया। अरे देखो भैया, ऐसे आस नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? ऐसा करो, तुम कलकत्ता चले जाओ, वहां मेरा भतीजा कन्हैया रहता है। कलकत्ता जैसे शहर में काम धंधे की कोई कमी नहीं है, हम उसको तार भेज देंगे, वो वहां तुमको जरूर कोई काम दिलवा देगा भैया। माधव की बात सुनकर मंगत कलकत्ता पहुंचा। जिस दिन वो अपने परिवार और दोस्तों से विदा ले रहा था, उसका मन बहुत उदास था, मगर उसके पास और चारा भी क्या बचा था। कलकत्ते में उसे माधव का भतीजा कन्हैया मिला। राम राम मंगत काका। राम राम बेटा, छोटे से थे जब तुम्हें देखा था, अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो। माधव चाचा का तार मिला था, मैंने आपके रहने का इंतजाम कर दिया है। आप चल करके मेरे सेठ से मिल लेना, वो आपको काम दिला देंगे। आज आप आराम करिए चाचा जी, ठीक है? जुग जुग जियो बेटा। लेकिन काका, एक बात का ध्यान रखना, जहां मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम किया है ना, वहां का मकान मालिक बड़ा ही मक्खी चूस और दुष्ट है। हर महीने उसे टाइम पर किराया मिलना चाहिए। एक दिन की भी देरी हो तो आसमान सर पर उठा लेता है। ठीक है काका, समझ गए ना? कन्हैया अगले दिन मंगत को लेकर अपने सेठ के पास जाता है। कुछ भी काम कर लोगे तुम? जी मालिक। काम मिल जाएगा, लेकिन याद रहे, पहले दिन की पूरी दिहाड़ी मेरी होगी। ये मेरा कमीशन है, सबको देना होता है। ठीक है मालिक। अरे ओ नंदू, जैसे रिक्शा पकड़ा दे,
आज से ये रिक्शा चलाएगा। नंदू मंगत को लेकर जाता है और उसे रिक्शा दिखाता है। वो पुराने जमाने का हाथ से खींचा जाने वाला रिक्शा था। ये तो काफी पुरानी है मालिक। अंग्रेजों के जमाने की है। एक समय था जब इस पर अंग्रेज अफसर घुमा करते थे, तब इसकी अलग ही शान हुआ करती थी। आज बेचारी बड़े दिनों बाद घर से बाहर निकलेगी। अपना भी कुछ यही हाल है। फिर मंगत रिक्शे को छूकर प्रणाम करता है और उसे लेकर कलकत्ता की सड़कों पर निकलता है। कलकत्ता जैसे बड़े शहर में सवारियों की कोई कमी नहीं थी। मंगत की अच्छी आमदनी हो जाती। कभी कभी उसे एक दिन में ही इतने पैसे मिल जाते जितने गांव में वो महीने भर में नहीं कमा पाता था। मकान मालिक को पैसे देकर और खुद का खर्चा निकालकर वो अच्छे खासे पैसे घर भी भेज देता था। उसे अपने रिक्शे से प्यार हो गया था। 6 महीने के अंदर ही उसने पाई पाई जोड़कर सेठ से उस रिक्शे को खरीद लिया। समय इसी तरह बीतता रहा। इस साल बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। बारिश के चलते मंगत शाम को भीगा हुआ घर आता है। वाह रे दुनिया बनाने वाले, जब बारिश की जरूरत थी तब तो तूने एक बूंद भी नहीं बरसाई, और अब जब इसकी कोई जरूरत नहीं है तब तू सागर लुटाया जा रहा है। रोज रोज भीगने से मंगत की तबीयत बिगड़ गई। कई दिनों तक वो रिक्शा चलाने बाहर ना जा पाया। एक दिन उसका मकान मालिक आया। निकाल भाई मंगत, आज पहली तारीख है ना, निकाल मेरा किराया। सेठ जी, कुछ दिनों की मोहलत दे दो, इधर कई दिनों से काम पर नहीं जा पाया हूँ। देखो बाबू, वैसे तो मुझे 1 तारीख को ही किराया मिल जाना चाहिए, मगर तू अच्छा आदमी है इसलिए तुझे थोड़ी मोहलत दे देता हूँ, ठीक है? लेकिन मंगत महीने भर तक मकान का किराया ना चुका पाया। गुस्से में आकर मकान मालिक ने पैसे के बदले उसका रिक्शा उठवा लिया। मालिक, आप चाहे मेरी जान ले लीजिए, मगर मेरा रिक्शा मुझे लौटा दीजिए। अगर रिक्शा चाहिए तो शाम तक मेरे किराए के पैसे रख दे और ले जा अपनी रिक्शा को। मंगत का शरीर बुखार से तप रहा था, फिर भी वो हिम्मत करके उठा और कुछ काम की खोज में शहर के बस अड्डे पर आया। लेकिन उसे कमजोर और बुखार से तपता हुआ देख किसी ने उसे काम नहीं दिया। दिन भर वो काम की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। सूरज ढलने को आया था। मंगत पस्त होकर प्याऊ के पास बैठ गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी उसने देखा कि उसके गांव का दोस्त माधव और उसका भतीजा कन्हैया उसे खोजते हुए बस अड्डे आ गए हैं। अरे भैया, कहाँ चले गए थे तुम? सुबह के गांव से आए हुए हैं हम, और सुबह से ही तुमको खोज रहे हैं। क्या बात हुई भैया? अरे खुशखबरी लाए हैं, खुशखबरी। तुम्हारी तो अब जिंदगी बदल जाएगी भैया। तुम्हारी चचेरी बुआ का देहांत हो गया है। मरते टाइम उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुमसे माफी मांगकर तुम्हारी सारी जमीन लौटा दी है, देखो। अरे भैया, तुम तो लखपति हो। अरे नहीं नहीं भैया, करोड़पति। मंगत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे मंगत, ई तो बताओ कि सबसे पहले इन पैसों का क्या करोगे तुम? है क्या करोगे बताओ? हम पहले अपनी रिक्शा छोड़ाएंगे भैया। बता, जब हमारे साथ कोई नहीं था तब यही रिक्शा थी जो हमारी और हमारे बच्चों के जीवन का आधार बनी थी। आज हमारी प्यारी रिक्शा को हमसे दूर कर दिया है। पहले हम उसको लेकर आएंगे भैया। अरे हमारी लक्ष्मी है वो, हम उसको अपने पुश्तैनी घर के सामने स्थापित करेंगे भैया, बता रहे। इसके बाद मंगत सबसे पहले अपना रिक्शा मकान मालिक के पैसे चुकाकर वापस लाता है और उसे गांव ले जाकर उसे अपनी हवेली के सामने स्थापित करता है।